मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी। यह जो चैप्टर है यह CBCS यूजी सेमेस्टर फर्स्ट के सेकेंड पेपर यूरोप का इतिहास 1789 ईस्वी से 1871 ईस्वी के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में हम 1848 ईस्वी में होने वाले क्रांति, उसके कारण, परिणाम, महत्व और प्रभाव के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने इसे विभिन्न आरेखों में या विभिन्न रेखा चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, जिसे हम देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला कारण, दूसरा परिणाम, तीसरा स्वरूप और चौथा महत्व। तो कारण में हमारे पास यहाँ 5 कारण दिख रहे हैं जिन्होंने क्रांति के लिए वातावरण का निर्माण किया या क्रांति के लिए माहौल को तैयार किया। इसमें सबसे पहला है समाजवाद का प्रभाव, दूसरा है विभिन्न राजनीतिक दल, तीसरा लुई फिलिप की गृह नीति, लुई फिलिप की असफल विदेश नीति और पांचवा है गुइजो का शासनकाल। परिणाम अगर देखें तो यहाँ परिणाम हम लोग देख सकते हैं 3 परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम हम लोग देख सकते हैं। पहला है निरंकुश राजतंत्र का अंत, ये फ्रांस के संदर्भ में है। समाजवादी सरकार की स्थापना, नेपोलियन तृतीय का उदय। स्वरूप को हम लोग आगे देखेंगे। और चौथा जो कारण है वो है महत्व। महत्व क्या है? महत्व हम देखते हैं वैधानिक शासन का विकास, सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र चेतना का विकास और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ। इससे पहले कि हम लोग इसे कारण को जाने, इससे पहले यह बताना आवश्यक है कि 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुई वह उसका मुख्य जो स्वरूप था या उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक परिवर्तन। उससे पूर्व वहाँ पे निरंकुश शासन स्थापित था। चार्ल्स जैसे शासक ने कई कठोर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके पश्चात फ्रांस में क्रांति हुई 1830 ईस्वी में और निरंकुश राजतंत्र का लगभग पतन सा हो गया। परंतु उस क्रांति के पश्चात 1830 ईस्वी में लुई फिलिप सत्ता पर आसीन हुआ। संभवतः उसे उदारवादी शासक के रूप में देखा जा सकता है, परंतु वह उस तरह से सशक्त नहीं था या उतना सक्षम नहीं था कि वो परिस्थितियों को भांप सके और उसके अनुरूप अपनी नीतियों को निर्धारित कर सके। परिणाम स्वरूप उसकी कुछ नीतियों ने फ्रांस में क्रांति का वातावरण का निर्माण किया और अंततः 1848 ईस्वी में फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसने कई परिवर्तन किए। तो अगर हम लोग कारण की बात करें तो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के 1848 में होने वाली क्रांति के कुछ कारण थे, जैसे समाजवाद का प्रभाव, विभिन्न राजनीतिक दल, फिलिप की गृह नीति, लुई फिलिप की असफल विदेश नीति और गुइजो का शासनकाल। तो समाजवाद के बारे में अगर बात करें तो इस समय फ्रांस में परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई थी कि यूरोप में होने वाले औद्योगिक क्रांति ने फ्रांस को प्रभावित किया।
यहाँ कई कल कारखाने खुले, जिसके कारण मजदूरों का काफ़ी मात्रा में मजदूर यहाँ संगठित हुए और कालांतर में उनका एक संगठन भी बना। यहाँ रहने वाले जो मजदूर थे वे कई विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने कालांतर में सामाजिक पुनर्गठन या मजदूरों के हित के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। कई समाजवादियों ने उद्योग के संगठन और पूंजीपति तथा मजदूरों के संबंध में नए सिद्धांत दिए। सेंट साइमन ने बहुसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए एक समाजवादी योजना प्रस्तुत की। उसके अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो। उद्योग धंधों का संगठन इस प्रकार करे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके और उसे उसका पारिश्रमिक प्राप्त हो। यहाँ कुछ समाजवादियों ने अपनी कृतियों के द्वारा फ्रांस के श्रमिकों के मन में यह बात बैठा दी कि वर्तमान अर्थव्यवस्था दोषपूर्ण है और इसे परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा यह स्पष्ट सिद्धांत दिया अपनी कृतियों के द्वारा कि फ्रांस के प्रत्येक मजदूरों को उद्योग से होने वाले मुनाफे का हिस्सा प्राप्त हो। इस व्यवस्था ने ऐसी विचारधारा ने फ्रांसीसी मजदूरों को आंदोलित कर दिया और वे फ्रांस में परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील होने लगे। यह हमारा प्रथम कारण था। दूसरा हम लोग देखते हैं विभिन्न राजनीतिक दल। इससे पहले भी जब हम लोग 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करें तो उसमें कई 5 राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। वो राजनीतिक दल अभी भी विद्यमान थे, परंतु यहाँ यह कहना होगा कि ये सभी राजनीतिक दल लुई फिलिप के विरोधी थे। गणतंत्रवादी, बोनापार्ट के समर्थक, समाजवादी खुलकर उसका विरोध कर रहे थे। सभी दलों के अपने अपने स्वार्थ थे। अगर एक दल गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था तो दूसरा दल नेपोलियन के वंशज को फ्रांस की सत्ता पर आसीन कराना चाहता था। फलतः इन सारे राजनीतिक दलों ने फिलिप को शासन में सहयोग देने के बजाय उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त सदन के सदस्य भी उसके विरोधी थे। राजसत्तावादी दल ने भी उसका साथ नहीं दिया और चार्ल्स के वंशजों का समर्थक बना। तीसरा जो कारण है वो है फिलिप की गृह नीति। जैसे कि हम जानते हैं लुई फिलिप की स्थिति इस समय फ्रांस में उतनी अच्छी नहीं थी। सभी तरफ उसका विरोध हो रहा था, अतः उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मध्यम वर्ग का समर्थन किया। उसने मध्यम नीति में चलते हुए समस्त जनता को धार्मिक स्वतंत्रता दी। प्रेसों पर से कड़े प्रतिबंध हटा दिए। लोगों को लेखन एवं भाषण करने की स्वतंत्रता दी गई। आयु एवं संपत्ति संबंध योग्यताओं को घटाकर मताधिकार को और अधिक व्यापक बना दिया। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि लुई फिलिप ने उदार नीति का प्रयोग किया है, परंतु लुई की नीति मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, मध्यम वर्ग जो धनी व्यक्ति थे, जो धनी वर्ग था, उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया। लुई ने धनी और समृद्ध साहूकारों, उत्पादकों, व्यापारियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया।
इससे यह स्पष्ट हो गया कि बहुसंख्यक जो निर्धन वर्ग की जनता थी उनको शासन में किसी प्रकार का स्थान नहीं मिलेगा। इस संबंध में यह तक दिया गया कि संपत्तिजीवी या बुद्धिजीवी ही शासन करने की क्षमता रखते हैं और जो कानून उनके लिए हितकारी हैं वही समस्त जनता के लिए भी हैं। इस कारण फ्रांस का मजदूर वर्ग काफ़ी क्षुब्ध हुआ और उसने सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए। चौथा कारण हमारा लुई की असफल विदेश नीति। लुई फिलिप सफल विदेश नीति अपनाने में पूर्ण रूप से विफल रहा। गद्दी पर बैठने समय उसने मित्र राष्ट्रों से यह वादा किया था कि वह 1815 ईस्वी के नियमों का पालन करेगा, परंतु उसने वैसा कुछ नहीं किया। फ्रांस की जनता इस भ्रम में रही कि लुई फिलिप नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा संचालित विदेश नीति को पुनः प्रारंभ करेगा और फ्रांस को शानदार और गौरवपूर्ण नीति प्रदान करेगा, परंतु वह ऐसा करने में भी सफल नहीं हो सका। स्पेन, बेल्जियम, मिस्र आदि के संबंध में लुई ने जो दृष्टिकोण अपनाए उसने फ्रांस के बोनापार्टिस्ट गणतंत्रवादी और राष्ट्रवादी भक्तों को रुष्ट कर दिया। बेल्जियम के पक्ष में उसने इंग्लैंड की सहानुभूति खो दी। इसी प्रकार स्पेन और पूर्वी समस्या के पक्ष पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कटुता आई। फिलिप ने महारानी विक्टोरिया को यह वचन दिया था कि वह अपने पुत्र का विवाह स्पेन की महारानी की बहन से नहीं करेगा, लेकिन उसने अपने वचन का पालन नहीं किया और महारानी की बहन से अपने पुत्र की शादी कर दी। फिलिप की इस नीति ने इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक मतभेद उत्पन्न कर दिया, जिससे फ्रांस की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। फिलिप की गृह नीति से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह ना तो कुशल शासक है, ना ही कुशल कूटनीतिज्ञ है। उसकी कार्रवाई से फ्रांस में सर्वथा उसकी बदनामी फैल गई और जनता 1848 ईस्वी में क्रांति के लिए तत्पर हो गई। हमारा सबसे अंतिम कारण है वह है ग्यूजो का शासनकाल, जो क्रांति का तत्कालिक कारण के रूप में से देखा जा सकता है। गीजो का मंत्रिमंडल 1840 में गठित हुआ। गीजो जो व्यक्ति था वह पूर्ण रूप से प्रतिक्रियावादी का समर्थक था। वह किसी भी प्रकार के सुधार को आवश्यक नहीं मानता था। उसके अनुसार श्रमिकों की दशा में सुधार लाने से फ्रांस की स्थिति और खराब हो सकती है। उसकी नीति का सारांश था दमनपूर्वक या अनुदारपूर्वक शासन करना। गीजो के कारण संसद में भ्रष्टाचार आया, राजा और भी निरंकुश हो गया, शासन निष्क्रिय एवं भ्रष्ट हो गए। इस निष्क्रियता के फलस्वरूप जनता में असंतोष और घृणा की भावना बढ़ती गई। इसी समय फ्रांस में एक सुधारवादी दल भी आया जिसने क्रांति की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। इस दल ने निर्वाचन पद्धति या संसद के चुनाव में सुधार लाने की मांग की। परिणाम स्वरूप कई सुधार समारोह भी प्रारंभ किए जिसमें जनता खुलकर भाग लेने लगी। इन सभी कारणों ने फ्रांस में क्रांति का माहौल उत्पन्न किया। जो सुधारवादी दल के द्वारा प्रारंभ किया गया उसे लुई फिलिप ने अवैध घोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त फ्रांस में लुई के विरुद्ध आंदोलन होने लगे। इसमें गुइजो का भी पूर्ण समर्थन था। इस कारण गुइजो के विरुद्ध भी लोग इकट्ठा होने लगे और शीघ्र ही समस्त फ्रांस में
आंदोलन तीव्र गति से चलने लगा। गणतंत्रवादियों ने मजदूरों और छात्रों की भीड़ का साथ दिया। पेरिस स्थित गुइजो के भवन को घेर लिया गया और कुछ खून खराबा भी हुआ। कुछ रक्षकों ने गोली चलाई जिसमें 20 व्यक्ति मारे गए और इस घटना के साथ ही आंदोलन और तीव्र हो गया। राजा के प्राण संकट में पड़ गए, उसे अंत में भागना पड़ा। इंग्लैंड से फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा और गुइजो भी उसके साथ ही वहाँ से भाग गया। और इस तरह से क्रांति ने फ्रांस को एक नए युग में प्रवेश कराया। इस क्रांति के कुछ परिणाम थे, जैसे निरंकुश राजतंत्र का अंत, समाजवादी सरकार की स्थापना और नेपोलियन तृतीय का उदय। नेपोलियन तृतीय जो नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, शासन पाया। इस फ्रांसीसी क्रांति ने लुई फिलिप के बाद निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया। शासन में राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया। निरंकुश राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया। वहाँ जनता की सरकार स्थापित होने लगी। कुछ समय के लिए फ्रांस समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, मगर उनमें आपसी मतभेदों के कारण यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सका और उसका अंत हो गया। और इसके पश्चात नेपोलियन तृतीय को फ्रांस की सत्ता पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी यहाँ 3 जो मुख्य परिणाम थे वो निरंकुश राजतंत्र का अंत, समाजवादी सरकार की स्थापना और नेपोलियन तृतीय का उदय। ये महत्वपूर्ण परिणाम थे। इस क्रांति का महत्व अगर हम लोग देखें तो इस क्रांति ने समस्त यूरोप के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाया। यूरोप के कई राष्ट्र जैसे डेनमार्क, हॉलैंड, सार्डिनिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि में संवैधानिक या वैधानिक शासन की स्थापना हुई। वहाँ की जनता ने शासकों को इस बात के लिए विवश किया कि वे संविधान में सुधार करें और इसे लागू करें, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी देशों ने वैधानिक शासन को मान्यता प्रदान की। इसी प्रकार सैन्यवाद का उदय हुआ। गणतंत्रवादियों की असफलता के पश्चात फ्रांस और यूरोप में सैन्यवादी विचारधारा विकसित हुई, जिसके अनुसार सैन्य शक्ति के द्वारा ही किसी भी आंदोलन को या किसी भी मांग को पूरा किया सकता है। इसका उदाहरण हमें जर्मनी और इटली के एकीकरण में देखने को मिलता है, जिसमें वहाँ के नागरिकों ने सैन्य नीति के द्वारा इन दोनों राष्ट्रों को एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। इस क्रांति का महत्व यह है कि इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्र चेतना का विकास किया। जो राष्ट्र चेतना अभी तक कुछ सीमित वर्गों तक ही सीमित थी, वह अब निर्धन वर्ग के लोगों तक पहुंचने लगी। यानी राष्ट्र चेतना अब मध्यम वर्ग से निकलकर निम्न वर्ग तक जाने लगी। यानी राष्ट्र चेतना का अधिक से अधिक प्रसार हुआ, जिसके परिणाम के रूप में हम लोग इटली या जर्मनी के एकीकरण को देख सकते हैं। इसी तरह इस क्रांति ने यूरोपीय क्रांतियों की पृष्ठभूमि और रूपरेखा का निर्माण किया, जहां एक ओर ऑस्ट्रिया की जनता ने विद्रोह कर मेटरनिख को सत्ता से हटा दिया, वहीं दूसरी ओर हंगरी, इटली, जर्मनी, रोम, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, बोहेमिया आदि देशों में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात क्रांतियां हुई और वहां कई सुधार के कार्यक्रम लागू करने के प्रयास किए गए। यद्यपि हंगरी, इटली, जर्मनी, रोम इन सभी के आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, कालांतर में असफल हो गए, परंतु यह कहा सकता है कि यूरोपीय क्रांतियों के लिए जो पृष्ठभूमि या रूपरेखा का निर्माण फ्रांसीसी क्रांति ने किया, उसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस क्रांति के पश्चात ही यूरोप में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ, एक नए परिस्थितियों का निर्माण हुआ, जिसने
यूरोपीय राजनीति को काफ़ी अधिक प्रभावित किया। इसमें सबसे अधिक महत्व हम देख सकते हैं मेटरनिक का पतन, जो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था का या प्रतिक्रियावादी नीति का मूर्त रूप था। ऑस्ट्रिया मेटरनिक के पतन के पश्चात ऑस्ट्रिया में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ। इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्र को एकीकृत होने में सहायता प्राप्त हुई और यूरोप के मानचित्र पे दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अगर इस क्रांति के स्वरूप की बात करें तो यह क्रांति मुख्य रूप से समाजवादी और निम्न वर्गीय था, क्योंकि इससे पूर्व जो क्रांति हुई थी 1830 में, उसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक परिवर्तन, परंतु इस क्रांति का स्वरूप निम्न वर्ग था। इसमें निम्न वर्ग के लोग सम्मिलित हुए थे, समाजवादी भावना से ओतप्रोत थे। इस क्रांति में सम्मिलित होने वाले अधिकांश वर्ग निम्न वर्ग से थे। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना, क्योंकि लुई फिलिप के द्वारा इसमें इनके लिए कोई लुई फिलिप की नीति में इनके लिए कोई स्थान नहीं था, जिससे जनता काफ़ी असंतुष्ट थी। समाजवादी उत्थान के समय फ्रांस का शासक इनके प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाता रहा। समाजवादी विचारों का प्रचार सेंट साइमन फूरिये और लुई ब्लां जैसे लेखकों ने किया। मजदूरों वर्ग के सुधार के लिए उन्होंने कई मांगे रखी, जैसे बेरोजगारों को काम वेतन में वृद्धि, काम करने के घंटों में कमी, इसके निर्वाचन प्रणाली में योग्यता को हटाने की मांग। ऐसी कई मांगे थी जिसने इस क्रांति को समाजवादी स्वरूप प्रदान किया। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि इस क्रांति का स्वरूप समाजवाद को स्थापित करना था, समाजवादी व्यवस्था को लागू करना था। कई इतिहासकारों ने इस क्रांति को पूर्ण रूप से सफल नहीं माना है। उनके अनुसार फ्रांस क्रांति का जो उद्देश्य था उसमें वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। जो परिणाम प्राप्त हुए वे अस्थायी सिद्ध हुए। इस कारण अधिकांश इतिहासकारों ने इस क्रांति को असफल माना। इसके पीछे कई कारण दिए गए हैं, जैसे निम्न वर्ग तक ही सीमित होना, क्रांति का निम्न वर्ग तक सीमित होना, बुजुर्गा वर्ग में मतभेद, प्रबल सैन्य प्रतिरोध, संग्रहात्मक मतभेद और अस्पष्ट उद्देश्य। नगरीय मध्यम वर्ग का कहने का यही है कि निम्न वर्ग इसमें सम्मिलित नहीं था। जो क्रांति हुई उसमें मध्यम वर्ग के लोग ही सम्मिलित हुए। निम्न वर्ग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। अन्य औद्योगिक विकास जहाँ तक हुआ वहीं तक ये क्रांति सीमित रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कृषकों की सहायता और सहानुभूति पाने में उदारवादी या मध्यम वर्ग सफल नहीं हुए। इस कारण क्रांति को जो स्थायी सफलता प्राप्त होनी थी वो प्राप्त नहीं हो सकी। इसी प्रकार बुर्जुआ वर्ग दो भागों में बढ़ गया। एक भाग उग्र सुधारवादी नीति का अवलंबन कर रहा था, जबकि दूसरा भाग नरम नीति के द्वारा परिवर्तन का पक्षधर था। यानी एक तीव्र गति से सुधार चाहता था, दूसरा क्रमिक सुधार चाहता था। इस कारण बुर्जुआ वर्ग इस आंदोलन को, इस क्रांति को सही दिशा दे पाने में सफल नहीं हुए। साथ ही यूरोप के सभी देशों में जो राष्ट्रवादी भावना होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उदारवाद का सिद्धांत भी सार्वजनिक न होकर बुजुर्गा वर्ग तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को प्रबल सैन्य प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा, जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी आदि राष्ट्रों में सैन्य ताकतें अभी भी प्रबल थीं, प्रतिक्रिया व्यवस्था अभी भी प्रबल थी, जिन्होंने क्रांतिकारियों को सफल होने नहीं दिया। वे अपने उद्देश्यों को पाने में पूर्ण सफल नहीं हुए। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों का अस्पष्ट उद्देश्य भी इसमें सम्मिलित था। क्रांतिकारी इस बात को स्पष्ट नहीं रख सके कि वे क्रांति क्यों कर रहे हैं, क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसमें सम्मिलित अन्य राजनीतिक दल
गणतंत्रवादी या राष्ट्रवादी जो थे वे अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए थे और वो इस बात को जनता के समक्ष नहीं रख पाए कि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कारण क्रांति अपनी दिशा को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं हुआ। क्रांति की असफलता के रहस्य का उद्घाटन करते हुए इतिहासकार एल.सी.बी. सीमेन ने लिखा है कि उनकी सफलता का मूल कारण तत्कालीन सामाजिक का स्वरूप था। क्रांतिकारी ना तो अपने कार्यक्रम की कमियों को ठीक से समझते थे और ना ही अपने नारों के मतलब को। कुछ इतिहासकारों का मत है कि 1848 ईस्वी की सफलता के बाद उदारवाद का पतन प्रारंभ हो गया। इस कारण क्रांति को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। आने वाले वर्षों में इसके संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता था। इतना मगर आप कह सकते हैं कि 1848 ईस्वी क्रांतियों के साथ क्रांति के युग में पश्चिम मध्य यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवादी सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने के प्रयत्न हुए, परंतु क्रांतिकारी मध्य और पूर्व यूरोप में रूढ़िवादी शक्तियों के विरुद्ध सफल नहीं हुए। आगामी वर्षों में मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों में राष्ट्र आंदोलन सफल बनाने के लिए एक नया सैद्धांतिक रूप देना अनिवार्य हो गया। तो 1848 ईस्वी की क्रांति का महत्व या इस घटना का सार यही है कि इस क्रांति ने फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का पतन किया, यूरोपीय राष्ट्रों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्रवादी राज्यों का उदय हुआ। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अवश्य पसंद आएगा और इसके बाद भी और वीडियो इससे संबंधित भारतीय इतिहास या यूरोप इतिहास संबंधित आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट तुरंत ही प्राप्त हो। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।